हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 9 का साइंस। और साइंस का पहला चैप्टर है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो देखिए, आप अगर वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आता है तब लाइक कीजिए, तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा नहीं आएगा, आपको अगर लगता है कि चैनल में हम कुछ सीखते हैं, ठीक है, इस यूट्यूब चैनल से हमारा जो चैनल है दीपक JCERT एंड NCERT, उससे हम उस चैनल से हम कुछ सीखते हैं, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आप तक जल्दी पहुंचेगा और पहुंचने के बाद आप उसको देख करके जाके परीक्षा में जानकारी प्राप्त परीक्षा में लिख सकते हैं और सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैनली हम अभी क्लास 9 और 10 का दोनों विषय का साइंस को हम पूरा कराएंगे और बहुत जल्दी कराएंगे। सभी वीडियो अपलोड करेंगे। इसे 9 और 10 का तो यह 9 का तो यह पहला वीडियो है, 10 का हमने 2-3 वीडियो अपलोड कर रखा है, तो 9 का यह पहला वीडियो होने जा रहा है, ठीक है। और आपको बता दें कि वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पार्ट में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है और जानने वाला जो बात है उसी को सिर्फ हम जानेंगे इस पार्ट में, ठीक है। तो देखिए, इस पार्ट में हम क्या क्या जानेंगे उसको तो बाद में जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं यह पार्ट जो है साइंस के किस भाग का है। तो हम लोग जानते हैं कि साइंस को कुल मिलाकर के 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है ना। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी, ठीक है। तो इन तीनों में से यह जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या नाम है? हमारे आसपास के पदार्थ। तो यह जो चैप्टर है वह क्लास 9 का है, साइंस विषय का है और साइंस के अंतर्गत किसका है? तो केमिस्ट्री का है, जिसको हिंदी से रसायन विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। जिसको अंग्रेजी में यहाँ पर कहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या कहा है? पर हमारे आसपास के पदार्थ को मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमको जान लेना होगा कि आखिर हम पदार्थ किसको बोलेंगे, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम पदार्थ का परिभाषा को जानते हैं। पदार्थ या जिसको हम द्रव्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं? द्रव्य। पदार्थ बोलिए या तो फिर द्रव्य बोलिए, बहुत अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है, दोनों बात एक ही है। देखिए, सबसे पहले क्या करें, प्रत्येक वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान तथा आयतन हो उसे हम पदार्थ कहते हैं, जैसे वायु, मिट्टी, सोना आदि। देखिए, यहाँ पर क्या कहा है कि प्रत्येक वह वस्तु, मतलब कि संसार की, दुनिया की, ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं। कौन वस्तुएं? तो वैसा हर एक वस्तु, वैसा प्रत्येक वस्तु जिसके पास कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक है, और जिसके पास कुछ आयतन होता है, उसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं। तो लोग द्रव्यमान और आयतन को थोड़ा समझ लेते हैं। हम तो बोल दिए कि आयतन और द्रव्यमान जिसके पास होगा वो पदार्थ, लेकिन आयतन और द्रव्यमान है क्या चीज? तो सबसे पहले अगर बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान एक इकाई है। क्या है? इकाई नहीं कहेंगे, द्रव्यमान एक विशेषता है किसी चीज का जिससे तोला जाता है, ठीक है, यानी कि वजन में किया जाता है। देखिए, भार और द्रव्यमान को आदमी एक ही समझ लेता है, लेकिन भार और द्रव्यमान बहुत अंतर है। क्योंकि भार जो होता है स्थान बदलने पर बदल जाता है, यानी कि अगर पृथ्वी अगर लिया जाए तो पृथ्वी के ध्रुव और भूमध्य रेखा में भार अलग अलग होता है, ठीक है। मान के चलिए, अगर कोई हम किसी चीज का भार मेजर किए, यानी कि भार को हम लोग मापे हैं कुछ 5 kg या 10 kg, तो कहीं पर मापे, मान के चलिए पृथ्वी के भूमध्य रेखा में, अगर हम पृथ्वी के कहाँ पर चले जाएंगे, अगर ध्रुव में चले जाएंगे तो वहां पर पदार्थ का जो भार है वह उसमें अंतर देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान यह कहीं पर भी बदलता नहीं है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं हम आयतन को। देखिए, आयतन जो होता है, आयतन का मतलब होता है स्थान को घेरना, ठीक है। मान के चलिए मेरा फोन है या आपका ये मार्कर है या कोई भी चीज हम जहाँ पर रखते हैं वो स्थान को घेर लेता है। क्या करता है? घेर लेता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं आयतन, मतलब जगह को घेरना, जगह को कैप्चर कर लेना, ठीक है। तो अब मिला जुला के परिभाषा क्या हो गया? प्रत्येक वो वस्तु जिसके पास कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता है, यानी कि जिसके पास आयतन, उसको लोग पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, द्रव्यमान को हम लोग केजी में मापते हैं, यानी कि इसका SI मात्रक क्या हो गया? केजी, ठीक है। और SI मात्रक से क्या हो गया? केजी, ठीक है, यानी केजी में मापते हैं। और आयतन का SI मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब, यानी कि इसको मीटर क्यूब में मापते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं कि पदार्थ जो है उस जिसको बोलेंगे वह बनता किससे, ठीक है, पदार्थ का निर्माण किससे होता है। तो आपको बता दें कि पदार्थ जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना होता है? बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। और यह कण कितने छोटे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इसे सामान्य आंख से देख नहीं सकते हैं, ठीक है, उतने छोटे होते हैं पदार्थ के कण। तो जैसे कि क्या हो गया? वायु, यानी वायु में हवा, ठीक है। हवा को अगर हम बैलून में भर देंगे तो वह स्थान को घेर लेता है, इसीलिए वह फूल जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसका कुछ द्रव्यमान भी होता है। अगर हम लोग एक तरफ बैलून को ये हवा भर के एक तरफ चढ़ाएंगे, किसमें? तराजू में, और एक तरफ बिना हवा भर चढ़ाएंगे तो जिधर हवा रहता है उधर ज्यादा भार होगा, ठीक है।
सॉरी ज़्यादा द्रव्यमान होगा, भार नहीं द्रव्यमान होगा, क्योंकि यहाँ भार की बात नहीं करना है। इसका दूसरी तरह मिट्टी, मिट्टी को अगर हम वजन करेंगे तो उसका कुछ द्रव्यमान होगा, और अगर मिट्टी को कहीं रखेंगे तो स्थान घेरेगा, ठीक है। सोना और आदि, यहाँ पर आप बहुत चीज लिख सकते हैं, कलम, कॉपी, कटर, लोहा, लकड़ी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जानते हैं हम लोग पदार्थ नहीं किसको बोलेंगे, किसको पदार्थ नहीं बोलेंगे, हम तो जानेंगे पदार्थ, सब पदार्थ बोलेंगे, लेकिन पदार्थ बोलेंगे किसको नहीं, ठीक है। मान के चलिए किसी के बाद आता है लगाव यानी कि प्रेम, ठीक है, प्रेम को हम पदार्थ बोल सकते हैं, प्रेम, ठीक है। प्रेम जो आदमी एक दूसरे से प्रेम करता है, यानी कि एक दूसरे से लगाव रखता है, माता पिता से लगाव रखता है, तो क्या लगाव हम लोग मेजर कर सकते हैं, तोल सकते हैं, द्रव्यमान में नहीं तोल सकते हैं, और उसका कुछ आयतन होता है उसको कहीं पर हम रख सकते हैं, रखने से स्थान घेरेगा, नहीं घेरेगा, तो इसको हम लोग पदार्थ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। उसका जैसे कि हम और भी बोल सकते हैं, जैसे कोई गुण, कठोरता का गुण है किसी में, ठीक है, कठोर नहीं बोल रहे हैं, कठोरता बोल रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए कोई ध्वनि है, ठीक है, तो ध्वनि को हम पदार्थ बोलेंगे, ध्वनि को हम लोग कभी तो द्रव्यमान में उसको व्यक्त किया जा सकता है, नहीं, उसको कहीं पर रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, तो इसका पदार्थ नहीं है, ठीक है। अब चलिए दूसरा सवाल में चलते हैं कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, ठीक है ना, यानी कि पदार्थ जो होता है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, तो उसका क्या गुण है, ठीक है, उसका क्या गुण है, पदार्थ का कुछ भी तो गुण होगा, तो वही गुण को भी हम जानेंगे। तो पहला नंबर देखिए क्या कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए पहला है कि पदार्थ का जो कण है उसके कण के बीच रिक्त स्थान होता है, इसको देखने के लिए क्रियाकलाप करना होगा, आपकी किताब में भी दर्शाया गया है। मान चलिए इस क्रियाकलाप करने के लिए एक बीकर में हमने कुछ 500 ml जल लिया, ठीक है, कितना लिया, 500 ml या आधा गिलास से कुछ भी जल लिया, इसमें अब इसमें आपको जो मिलाने बोलेंगे वो आपको एक बोरा या एक झोला नहीं मिला देना है, ठीक है, तो फिर क्रियाकलाप नहीं हो पाएगा सही तरीके से। इसमें हमको 2 या 3 चम्मच, 2 या 3 चम्मच, ठीक है ना, 2 या 3 चम्मच क्या मिलाना है हमको, 2 या 3 चम्मच हमको यहाँ पर चीनी या नमक मिलाना है, क्या मिलाना, चीनी या नमक। देखिए सबसे पहले आपको पानी भरना है, और पानी भरने के बाद जितना पानी आएगा, ठीक है ना, वहां पर एक हमको मार्का लगा देना है, यानी कि हमको दागी दे देना है, यानी कि चिन्ह लगा देना है, जिससे हम पहचान सके बाद में। उसके यहाँ पर 2 या 3 चम्मच हमको डाल देना है यहाँ पर चीनी, और अच्छा से उसको मिला देना है जब तक कि चीनी या नमक घुल ना जाए। तो घुलने के बाद भी हम देखेंगे कि इसका जो मार्का है, ठीक है, और मार्का से ऊपर पानी नहीं चढ़ा, यानी कि जहाँ पर हम दागी लगाए थे पानी वहां से ऊपर नहीं चढ़ा है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो जल है उसका जो कण है उसका क्या है, कण। देखिए यहाँ पर कण है बहुत सारा, तो ये जो खाली स्थान है, ये खाली स्थान में जो हम चीनी दिए वह चीनी घुस गया, ठीक है, वो 3 चीनी उसका जगह को ले लिया, ठीक है। तो अब देखिए, तो हम अगर चीनी डालते जाएंगे क्या होगा, ये स्थान भर जाएगा, ये सब सारा स्थान भर जाएगा, ठीक है, ये सारा स्थान जब भर जाएगा तो यहाँ पर से पानी का स्तर ऊपर उठ जाएगा, लेकिन कब तक नहीं ऊपर उठेगा, जब तक ये स्थान नहीं भरेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कमी चीनी मिलाना है जल की अपेक्षा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि दीवार, ठीक है ना, दीवार को अगर हम एक तरफ से पानी देते हैं, जब घर नया बनता है एक तरफ से पानी भिगाते हैं तो दूसरी तरफ पानी चला जाता है, कैसे चला जाता है, तो क्योंकि पदार्थ का जो कण है, यानी कि दीवार जो बना है ईटा से, जो ईटा बना है कण से, उसके कणों के बीच रिक्त स्थान है, जिसके कारण पानी एक पार से दूसरे पार चला जाता है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा को देखते हैं हम लोग, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है, पदार्थ का जो कण होता है वो निरंतर गतिशील होता है। इसको भी एक क्रियाकलाप द्वारा हम समझ सकते हैं। एक दूसरा हमको बीकर लेना होगा, उसमें कुछ जल लेना होगा, आधा जल मान के चलिए हम ले लिए, ठीक है, और ये जल पूरा शांत छोड़ देना है जब तक ये शांत दिखने लगे, ठीक है, और शांत दिखने के बाद इसमें किसी भी रंग का स्याही मिलाना है, क्या मिलाना है, स्याही, ठीक है, ब्लू स्याही, लाल से आपके पास कलम है उसको मिला देना है। तो मिलाने के बाद आप अगर 10-5 मिनट मतलब 20 मिनट के बाद देखेंगे स्याही नीचे जाते हुए नजर आएगा, और कुछ समय बाद यानी कि 20 से 25 मिनट बाद जो स्याही है वो पूरे जो जहाँ तक जल है वहां तक समान रूप से वितरित हो जाएगा, समान रूप से बढ़ जाएगा। तो हम जानते हैं कि पदार्थ का जो जल का कण है, ठीक है, यह एक दूसरे से मतलब कि स्वतंत्र रहता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, यानी कि निरंतर गति से होता है, एक स्थान से दूसरा स्थान जाते रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम जब स्याही डाले तो ये कण में आ गया स्याही, इधर आ गया, ये कण में आ गया, ये कण क्या होगा, नीचे चला जाएगा, तो ये सब सारा को रख देगा, कलर कर देगा, और ये सब सारा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, इस तरह से जो पूरा जल है वह रंगीन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते चलिए हम तीसरा पॉइंट क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए इसे दर्शाने के लिए हम जब नल से पानी निकलता है उसको ले सकते हैं कि नल से जब पानी निकलता है तो पानी नीचे गिरता है, लेकिन अगर पानी नीचे गिरने के समय अगर हम अपने अंगुली को इस प्रकार से रख दें, ठीक है, अपना अंगुली को हम इस प्रकार से रख दें, ऊपर से पानी गिर रहा है तो एक धारी पानी को उधर बनेगा, एक धारी उधर, मतलब कि पानी गिर रहा है, हम अंगुली यहाँ पर रख दिए तो एक धारी पानी का इधर आएगा, एक धारी इधर, और फिर यह धारी सट जाएगा, ठीक है। तो पदार्थ को देखिए यहाँ भी पदार्थ का कण है और यहाँ भी पदार्थ का कण है, क्योंकि पानी भी पदार्थ है, ठीक है,
तो पानी पदार्थ है यहाँ से जाएगा और यहाँ से आएगा, फिर जाके मिल जाएगा, और जहां तक अंगुली वहां जाके नहीं मिलेगा। इससे पता चलता है कि पदार्थ का जो कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। ठीक है, देखिए इसको हम और एक उदाहरण समझ सकते हैं। मान के चलिए कहीं तालाब में गए हैं और पानी में गए और पानी में जाके इसे हाथ से मारे तो देखिएगा कुछ समय तुरंत पानी सड़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि पदार्थ का जो कण है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम अगला बिंदु। ठीक है, अगला बिंदु मेरा क्या है? तीसरा क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन बोलिए बिंदु बोलिए, पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं। अवस्था का मतलब क्या होता है उसको पहले समझते हैं। देखिए अवस्था का मतलब होता है रूप, किस किस रूप पे पाया जाता है। ठीक है, क्या क्या उसका स्टेट है। ठीक है, उसका स्टेट क्या है, यानी कि किस किस रूप में वो चीज पाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अवस्थाएं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि पदार्थ का अभी आपका क्लास में 3 ही अवस्था पढ़ना है, एक इसे होता 5 है, होता कितना है 5। ठीक है, तो आपको क्लास 9 में 3 ही परिभाषा को पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस। किसको किसको जानना है? पहला ठोस को, दूसरा गैस को, तीसरा ठोस को, द्रव और गैस को। ठीक है, पदार्थ के बारे में आप लोग को क्लास 9 में 3 ही के बारे में जानना है, 3 ही रूप के बारे में जानना है, 3 ही अवस्था के बारे में जानना होगा, ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में। देखिए यहाँ पर द्रव लिखा गया है, द्रव्य नहीं लिखा गया है। ठीक है, द्रव क्या मतलब पदार्थ होता है, द्रव का मतलब क्या होता है तो हमें बता रहे हैं। ठीक है, देखिए चलिए पहला क्या देखते हैं हम लोग, पहला क्या है ठोस। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं ठोस। क्या लिखते हैं हम लोग? ठोस, जिसको अंग्रेजी में लोग सॉलिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड। देखिए ठोस का परिभाषा क्या कर रहा है कि जिस पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहा जाता है, जैसे पत्थर, लोहा आदि। ठीक है, सवाल पूछा था ठोस, ठोस आखिर हम लोग बोलेंगे किसको? देखिए ठोस का तो सामान्य मतलब है कठोर। क्या मतलब है? कठोर। ठीक है, लेकिन ठोस का परिभाषा क्या है? साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक परिभाषा क्या है जो बनाया गया परिभाषा है, तो ठोस का परिभाषा बनाया गया है कि जिस भी पदार्थ का आकार निश्चित रहेगा। क्या रहेगा? निश्चित, आकार परिवर्तित होते हुए नहीं रहेगा। ठीक है, मान के चलिए ईटा है तो ईटा का आकार तो कभी बदलेगा नहीं, ईटा जिस तरह से है उसी तरह से रहेगा। ठीक है, और उसका आयतन, आयतन यानी कि मान के चलिए वो अगर हम रख रहे हैं किसी में तो वह 5 बाय 5 सेंटीमीटर का जगह घेर रहा है। ठीक है, तो ऐसा बात तो नहीं है कभी वह 10 का, यानी कि मान के चलिए कोई एक ईटा है। ठीक है, ईटा ठोस को कहता है या पत्थर ठोस है। ठीक है, तो पत्थर ठोस है, इतना बड़ा गोल है, इसका आकार निश्चित है, यानी कि इसका आकार कभी बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। आकार बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ये ठोस है। ठीक है, ठोस का आकार कभी बदलता नहीं है। आकार मतलब उसका जो बनावट है वो कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। हाँ बदलेगा, जब हम इसको बाह्य बल लगा के तोड़ उड़ देंगे पत्थर को तब इसका आकार बदलेगा, लेकिन ऐसे ही नहीं बदलेगा। तो बाह्य बल नहीं लगाना है, ऐसे ही देखना है कि बदलता है कि नहीं बदलता है। देखिए आकार क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, और आयतन भी निश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चित। आयतन निश्चित का क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं तो जितना जगह को घेर रहा है यहाँ पर भी रखने से उतना ही जगह को घेरना चाहिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं हम लोग? आयतन। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि पत्थर को, एक इतना बड़ा पत्थर है लंबा टाइप से, इसको हम लोग यहाँ पर रखे, इसको अगर यहाँ पर लेटा के रखे तो वैसा नहीं करना है, एक ही तरफ से जैसे रखना है उधर से रखना है। ठीक है, एक ही तरफ से, और आपको देखना है कि बराबर जगह घेर रहा है। तो इसमें जो ठोस होता है उसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, उसी को लोग ठोस बोलते हैं। जैसे कि पत्थर, ठीक है, लोहा और आदि, इसमें किसी भी चीज को लिख सकते हैं। यहाँ तक कि हम इसमें रबर को, नमक को, चीनी को भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए चीनी आपको 1 बोरा दिया जाए या तो फिर 1 जार दिया जाए, 1 केजी दिया जाए, उसको अगर आप किसी जार में भरेंगे तो उसका आकार क्या हो जाएगा, और किसी दूसरा जार में भरेंगे तो उस जार का आकार क्या हो जाएगा। लेकिन वैसा नहीं होता है क्योंकि हम इसे बाह्य बल लगा के किए हैं। अगर चीनी का 1 क्रिस्टल उठा के देखा जाए तो उसका आकार कभी बदलता नहीं है। ठीक है, अगर 1 क्रिस्टल उठाएंगे तो वही चीनी है। ठीक है, जरूरी नहीं कि 1 केजी रहेगा तभी हम चीनी बोलेंगे। अगर हम 1 क्रिस्टल उठाते हैं तो वो भी चीनी है, 1 दाना उठाते हैं चीनी का तो वो भी चीनी ही है। ठीक है, तो उसका आकार कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा, जब तक उसका बाह्य बल नहीं लगेगा, कि चीनी को चूर नहीं करेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे तब तक नहीं बदलेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए ठोस के बारे में। दूसरा है द्रव। क्या है दूसरा? द्रव है। ठीक है, द्रव ये नहीं है, द्रव है। ठीक है, तो देखिए द्रव का परिभाषा कर जाते हैं, जिस पदार्थ का आयतन निश्चित हो परंतु आकार नहीं उसे द्रव कहा जाता है। ठीक है, क्या है कि जिस पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होगा, आकार निश्चित नहीं होगा लेकिन आयतन निश्चित होगा। आयतन करने का मतलब है कि अगर 500 ml का जल ले लेंगे, यानी कि 500 ml का कोई द्रव ले लेंगे, ठीक है, तो अगर वह किसी भी जगह पर रखें तो 500 ml को जगह को लेगा, उसको बोलते हैं आयतन उसका। ठीक है,
वह निश्चित होता है, ठीक है। और आकार निश्चित नहीं होता। मान के चलिए गिलास में डाले तो गिलास का आकार क्या हो गया, कटोरी में डाले तो कटोरी का आकार क्या हो गया, किसी डब्बा में डाले तो डब्बा क्या आकार का हो गया, इसलिए इसका आकार निश्चित नहीं होता है। और द्रव को ये लोग तरल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको लोग, तरल। आप अगर द्रव कहिए या तो फिर तरल कहिए, दोनों बात बराबर है। और द्रव जो होता है और तरल जो होता है इसमें बहने का गुण होता है। तरल में क्या होता है, बहने का गुण होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम इसका उदाहरण क्या है, पानी है, तेल है, रक्त है और आदि है, ठीक है। पानी, रक्त, तेल सब क्या है, तो ये सब द्रव का उदाहरण तरल का, ठीक है। तो तरल का मतलब होता है जो बह जाता है। क्या होता है, जो बह जाता है। देखिए तरल के अंतर्गत ही मेरा गैस भी आता है। क्या आता है, गैस, ठीक है ना। क्या आता है, गैस, ठीक है। तीसरा पॉइंट है मेरा गैस। और द्रव तो द्रव है ये वाला, और तरल तो है, तरल के अंतर्गत द्रव भी आता है और गैस भी आता है, क्योंकि गैस में भी बहने का गुण पाया जाता है। अगर छोड़ दिया जाए तो वह बह जाएगा, यानी कि इधर से उधर उड़ जाएगा गैस, ठीक है। देखिए गैस का परिभाषा क्या है, जिस पदार्थ का आकार, सॉरी जिस पदार्थ का आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित, यानी कि जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होगा उसको हम लोग बोलेंगे गैस। आकार तो अनिश्चित समझ पा रहे होंगे कि जिस बर्तन में डालेंगे उसी का आकार ले लेगा, लेकिन आयतन अनिश्चित का क्या मतलब है। तो देखिए हम जानते हैं कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में से जो ठोस का कण होता है वह जरा सा सामने सामने होता है, ठीक है। ठोस का बीच के जो रिक्त स्थान होता है वह कम होता है। और इससे देखिए अंतर भी हो सकता है कि ठोस के जो कण होता है उसके बीच में कम रिक्त स्थान होता है, द्रव का कण के बीच इससे जरा सा ज्यादा रिक्त स्थान होता है, और गैस का कण का बीच जो होता है बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है, बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है। और ठोस वाला का कण अपने कण को बहुत तेजी से आकर्षित करता है, बहुत जोरों से आकर्षित करता है, और द्रव वाला इसके अपेक्षा इससे कम आकर्षित करता है। और गैस में आकर्षण बल न के बराबर होता है या तो फिर बहुत कम होता है। तो आकार तो निश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। जब हम गैस को किसी में डालते हैं तो उसका आयतन अनिश्चित होता है, मतलब वो पूरा भरने लगता है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्लियर हो गया कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन से, ठोस, द्रव और गैस। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला बिंदु। देखिए यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बात करेंगे। ये मेरा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों एक दूसरे से संबंधित रखता है, इसलिए इसको 1, 2, 3 नंबर से दर्शाए हुए हैं, ठीक है। अगले जो हमने पिछले भी अभी बहुत सारे कंसेप्ट को दे रखा है आपको, और अभी तुरंत ही फिर अब इस कंसेप्ट को बता रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला है यहाँ पर गलनांक। आखिर गलनांक हम लोग बोलेंगे किसको, क्या है यहाँ पर गलनांक, क्योंकि हम लोग गलनांक किसको बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए गलनांक में जो गलनांक शब्द है वो गल शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से बना हुआ है, गल, गल, और गल और ना जोड़ दें, क्या जोड़ दें, गलनांक। गलनांक मतलब क्या होता है, पिघलना। क्या होता है, पिघलना। तो इसी से हम परिभाषा को लिखें कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है या परिवर्तित हो जाए, उस तापमान को उस ठोस का गलनांक कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि हम जानते हैं कि जब किसी पदार्थ में तापमान दिया जाता है या तापमान में परिवर्तन किया जाता है कोई पदार्थ का, तो उसका जो पदार्थ का अवस्था है, यानी कि पदार्थ का जो रूप है वो बदल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई प्लास्टिक की वस्तु है, अगर हम इसको गर्म करेंगे तो अपना अवस्था को बदल देगा, ठीक है। और अगर मान के चलिए बर्फ है, बर्फ को भी अगर हम गर्म करेंगे, उसमें उष्मा देंगे तो बर्फ अपना अवस्था को बदल देगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से यह गलनांक, ठीक है। तो परिभाषा क्या है, वह तापमान, यानी कि कोई एक निश्चित तापमान, सबसे कम तापमान, ठीक है। यहाँ पर हम वह न्यूनतम तापमान भी कह सकते हैं कि वह तापमान वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस, ठीक है ना, जिस पर कोई ठोस जो होता है पिघलने लगता है और पिघल के किसमें बदल जाता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं, गलनांक। जैसे कि बर्फ, ठीक है ना, बर्फ का गलनांक कितना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। देखिए कहीं कहीं 273 केल्विन लिखता है, 0.15 को नहीं लिखता है, ठीक है। कहीं कहीं 273 केल्विन लिख के छोड़ देता है। तो इसका पूरा जो एक्यूरेट माप होता है, यानी कि जो सही सही माप होता है वो 273.15 होता है, ठीक है। 15 केल्विन होता है। के से यहाँ ये केल्विन को दर्शाता है, ठीक है। और ये 0 डिग्री सेल्सियस को दर्शाता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि गलनांक क्या है कि वो एक निश्चित तापमान या न्यूनतम तापमान, यहाँ पर ज्यादा बेटर रहेगा कि कम से कम तापमान, ठीक है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उस तापमान को, उस ठोस का हम लोग गलनांक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यूला हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वथनांक को। किसको देखें, क्वथनांक। क्वथनांक किसको बोलेंगे, ठीक है। तो क्वथनांक का देखिए परिभाषा लिखिए कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना आरंभ कर देता है, उस तापमान को उस द्रव का
क्वथनांक कहते हैं। देखिए बहुत ही आसान है ये सब, कि ऐसा तापमान या वह निश्चित तापमान जिस पर कोई भी द्रव, या तो फिर तेल हो या पानी हो या तो फिर कोल्ड ड्रिंक हो या कोई भी द्रव अवस्था में जो चीज़ है उसको, ठीक है, तो कोई भी द्रव जो है उबलना आरंभ करता है। उबलने का मतलब क्या है? उबलने का मतलब है कि बॉइलिंग होने लगता है। इसको अंग्रेजी में बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं क्वथनांक को। तो कोई भी पदार्थ जो है, सॉरी, कोई भी द्रव जिस तापमान में उबलना आरंभ करता है यानी कि बॉइलिंग होने लगता है, तो उस तापमान को ही हम लोग उसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन स्केल में कितना होता है? तो अभी हम आपको बताएंगे कि डिग्री सेल्सियस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं केल्विन में। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं वाष्पीकरण को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहता है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का गैस में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि अगर कोई भी द्रव है, ठीक है, कोई भी द्रव है, अगर क्वथनांक में पहुंचने से पहले, यानी कि मान के चलिए अगर हम जल का उदाहरण लेते हैं, तो जल जो होता है क्वथनांक में यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचने से पहले वो वाष्प में उड़ जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी द्रव यदि क्वथनांक से पहुंचने से पहले, ठीक है ना, क्वथनांक में पहुंचने से पहले उस द्रव का जो क्वथनांक है, यानी कि जो क्या है क्वथनांक, उसमें उस तापमान तक पहुंचने से पहले ही अगर वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वाष्प बन के गैस बन के उड़ जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। जैसे कि मान के चलिए पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का क्वथनांक। ठीक है, लेकिन पानी जो होता है क्या 100 डिग्री सेल्सियस में जाने के बाद ही वाष्प बनता है? तो ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पानी जो होता है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते पहुंचते वो वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, जैसे कि कपड़ों का सूखना, जलाशयों का सूखना। जलाशय में क्या आ सकता है? नदी आ सकता है, तालाब आ सकता है, या छोटा मोटा डोभा आ सकता है। तो वो सब क्या होता है? सूखने लगता है, वाष्पीकृत होता है। क्या होता है? वाष्पीकरण। ठीक है ना, यानी कि वाष्पीकृत होता है, मतलब कि क्वथनांक से कम तापमान में ही वह गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि वाष्पीकरण अगर होता है तो कौन कौन से ऐसा तत्व है, कौन कौन से ऐसा चीज है जो वाष्पीकरण को प्रभावित कर देता है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यानी कि कौन से ऐसा तत्व है, कौन कौन से ऐसा बिंदु है जो वाष्पीकरण को प्रभावित कर देता है, यानी कि किससे किससे वाष्पीकरण प्रभावित होता है, मतलब कि कौन से ऐसा कारण है जिससे या तो वाष्पीकरण का यानी कि वाष्पीकृत होना कम हो जाता है, या तो फिर वाष्पीकृत बहुत तेजी से होता है, यानी कि वाष्पीकरण का दर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला इसमें क्या है कि सतह क्षेत्र। यहाँ पर कह रहा है कि सतह क्षेत्र का मतलब क्या है? अगर हम एक गिलास लेते हैं और एक कप लेते हैं, ठीक है, गिलास और कप यानी कि प्लेट भी ले सकते हैं, तो गिलास और प्लेट दोनों में से किस चीज में चाय जल्दी ठंडा होता है? तो कप में जल्दी ठंडा हो जाता है चाय। क्यों ठंडा होता है? क्योंकि इसमें वाष्पीकरण का जो दर है वह तेजी से होता है। ठीक है, वाष्पीकरण का जो दर है वो अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सतह क्षेत्र अधिक होने के कारण इसका जो वाष्पीकरण है वह बढ़ जाता है, यानी कि इसमें जो वाष्प बनने का प्रक्रिया है वह जल्दी होने लगता है, और वाष्पीकृत तेजी से होने लगता है, वाष्पीकरण तेजी से होने लगता है। ठीक है, तो सतह क्षेत्र बढ़ाने से क्या होता है कि वाष्पीकरण प्रभावित होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि कपड़े को सुखाने के लिए लोग कपड़ों को फैला देते हैं, इसमें क्या होता है कि सतह क्षेत्र बढ़ जाता है और वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि अगर वाष्पीकरण को हमको और घटाना है, मान के चलिए, ठीक, घटाना है, तो लोग सतह क्षेत्र को घटा देंगे। तो घटा देने से क्या होगा? कम वाष्प में परिवर्तित होगा, जिसके कारण जो वाष्पीकरण का दर है वो घट जाएगा। तो हम कुल मिलाकर के देख रहे हैं कि वाष्पीकरण का दर जो है वह किसके कारण प्रभावित हो रहा है? सतह क्षेत्र के कारण, यानी कि जिस चीज में पदार्थ को रखा गया है उस चीज का सतह जो है वह बढ़ाने और घटाने से वाष्पीकरण प्रभावित हो रहा है। ठीक है, दूसरा में देखिए यहाँ पर क्या है? तापमान। ठीक है, अगर तापमान में हम लोग वृद्धि करेंगे तो वाष्पीकरण तेजी से होगा, कमी होगा तो वाष्पीकरण कम होगा। जैसे कि ठंडा के दिन में भी जलाशय में यानी कि तालाब में, डोभा में वाष्पीकरण होता है, लेकिन बहुत कम होता है। वही अगर बात करें गर्मी के दिनों में तो तापमान ज़्यादा होता है, 40 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, जिसके कारण जो वाष्पीकरण होता है वो तेजी से होता है। ठीक है, तीसरा में देखिए दिया आर्द्रता। आर्द्रता हम लोग किसको बोलते हैं? तो वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है, किसकी मात्रा है? जलवाष्प की मात्रा है। कैसे देख सकते हैं जलवाष्प को? तो मान के चलिए अगर हम फ्रिज से ठंडा पानी निकालते हैं तो पानी जो होता है गिलास के किनारे
पानी की बूंद बैठ जाती है, यानी कि जम जाती है। तो ऐसा बात नहीं है कि पानी जो है अंदर से गिलास से निकल जाती है। तो क्या रहता है, वो जो जलवाष्प है वायुमंडल में, वही जलवाष्प गर्म अवस्था में है, यानी कि गैस अवस्था में गर्म होने के कारण, ठीक है, वही जलवाष्प जब ठंडे गिलास के संपर्क में आती है तो अपना रूप में परिवर्तित कर देती है और जल का बूंद रूप ले लेती है, ठीक है। तो आर्द्रता किसको बोलते हैं, तो जो वायुमंडल में जलवाष्प का मात्रा है उसे हम लोग आर्द्रता बोलते हैं, ठीक है। तो आर्द्रता अगर अधिक रहेगा तो वाष्पीकरण कम होगा, और आर्द्रता अगर कम रहेगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, ठीक है। उसका तो वायु की गति, हम लोग जानते हैं कि वायु की गति, यानी कि अगर हम लोग तेज हवा में कपड़ा को सूखने देते हैं तो वह जल्दी सूख जाता है। तो यहाँ से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वायु जो अगर तेज बहता है तो वाष्पीकरण तेजी से होता है, और कम बहता है तो वाष्पीकरण कम होता है। तो इसी तरह हम चाय को फूंक फूंक के पीते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फूकने के समय हम लोग वायु देते हैं चाय में, यानी कि चाय का जो कप या गिलास होता है उसमें हम लोग वायु देते हैं। तो वायु देने से हवा जो होता है वो वाष्पीकरण के दर को बढ़ा देता है, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया हुआ ये वीडियो, और इस वीडियो में हम और भी कुछ बात करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि ऊर्ध्वपातन, ठीक है, 5 नंबर में बात करने वाले ऊर्ध्वपातन, और 6ठा में संघनन के बारे में, ठीक है। और भी बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जो कि पाठ के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर में दिया गया है, तो हम उस क्वेश्चन आंसर में ही उसको हल करके बताएंगे। यहाँ पर उसको नहीं बता रहे क्योंकि दोबारा नहीं बताएंगे, एक बार में क्लियर कर देंगे उसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ है ऊर्ध्वपातन, ठीक है, आप लोग नाम सुने होंगे ऊर्ध्वपातन का, और नहीं सुने हैं तो अभी सुन लीजिए, ठीक है। क्या कहना है कि जब कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, ठीक है ना, हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। देखिए सामान्यतः हम क्या जानते हैं कि जो ठोस है वह पहले द्रव में आती है, फिर द्रव से गैस में जाती है, और क्या होता है यहाँ पर यह बिंदु है ऊर्ध्वपातन का, यानी कि ऊर्ध्वपातन का अगर बात करेंगे तो कोई भी अगर ठोस पदार्थ है वह ठोस पदार्थ द्रव में नहीं आएगा, सीधे सीधे से कहाँ चला जाएगा, गैस अवस्था में चले जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग कपूर जानते होंगे, हम लोग जो पूजा सामग्री में जरूरत पड़ता है, उस कपूर को अगर हम लोग रख दे कहीं पर, उसके पैकेट को खोल के, उसके रेपर को खोल के, तो वह जो कपूर है वह कुछ भी ठोस पदार्थ नहीं छोड़ेगा, यानी वहाँ पर कुछ भी अवशेष नहीं छोड़ेगा, और सीधे से वह गायब हो जाएगा। किसके कारण, तो ऊर्ध्वपातन के कारण गायब हो जाता है, ठीक है। इसी तरह की बात करें अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड भी इसी तरह का गुण पाया जाता है इसी में। साथ साथ नेफ्थलीन के गोली, ठीक है, जिसको हम लोग कपड़ों में रखते हैं, बहुत दिनों तक अगर कपड़ा दुकान में रखता है तो नेफ्थलीन का गोली रखते हैं, इतना छोटा छोटा रहता है सफेद रंग का, ठीक है, उसको रखा जाता है। तो वह गोली भी अपना जो कुछ भी ठोस पदार्थ नहीं छोड़ता, सीधे सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। यानी कि कुल मिलाकर के ठोस पदार्थ द्रव में नहीं बदलेगा, सीधा कहाँ चला जाएगा, गैस में, उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। दूसरा है संघनन, ठीक है। संघनन में क्या करा है कि जब जलवाष्प ठंडा होती है तो द्रव में परिवर्तित हो जाती है, जिसे संघनन कहा जाता है। देखिए जब वाष्प ठंडा होता है, जलवाष्प मतलब वाष्प, ठीक है ना, वायुमंडल में जलवाष्प है, तो जब यह ठंडा होता है तो द्रव में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, द्रव में, तो इसी को हम बोलते हैं संघनन, ठीक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, संघनन। कहने का मतलब है कि यहाँ मान के चलिए बहुत सारा जलवाष्प है, तो इसको ठंडा कैसे, इसको कैसे देख सकते हैं प्रैक्टिकली रूप में, तो फ्रिज से 1 गिलास पानी लाएंगे, तो जैसे ही जलवाष्प ठंडे पानी का संपर्क में आएगी, गिलास के संपर्क में आएगी, तो जो ठंडा गिलास में जो पानी रखा था उस गिलास के किनारे बाहरी सतह में जल का बूंद बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वह जो जल का बूंद है वो बाहरी से जो वायुमंडल में जो जलवाष्प है उसके ठंडा होने से बना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए, और वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि अपने दोस्तों के मदद हो सके, यानी कि आपके दोस्तों का मदद हो सके। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए धन्यवाद।